हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएच। एंड आज हम जो है आपकी एसएसटी की बुक जो है अर्थशास्त्र की, उसका चैप्टर नंबर 4 डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर हमारा 4th चैप्टर है। इससे पहले हमने 5th चैप्टर कर लिया था। वैश्वीकरण और भारत की अर्थव्यवस्था चैप्टर का नाम है। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण यानी पूरे विश्व में फैलना, और भारतीय अर्थव्यवस्था यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण के साथ किस तरह का रिलेशन रहा और किस तरह से अब हम चल रहे हैं। तो वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में ये चैप्टर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इससे पहले आप आर्थिक विकास को समझ चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ईजी रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोट्स के साथ। ये एमकेएच के ऑफिशियल नोट्स हैं। चलिए, सबसे पहले तो वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली डेफिनेशन हमारी है जी किसकी? बहुराष्ट्रीय कंपनियों की। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों। हैंड राइटिंग थोड़ी सी आप अवॉइड करें कि सबसे पहले तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती क्या हैं, क्योंकि वैश्वीकरण को हम तभी समझेंगे ना। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो होती है कोई ऐसी कंपनी जो एक से ज़्यादा देशों में अपना उत्पादन कर रही हो या फिर वहाँ पर अपना सामान बेच रही हो, तो वो होती हैं जी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। ठीक है जी। और कुछ टर्म्स हैं जैसे निवेश। निवेश करना क्या होता है? देखिए, निवेश क्या होता है? भूमि, भवन, मशीन या अन्य उपकरणों की खरीद में तय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। यानी कि हमने कोई फैक्ट्री लगानी है मान लीजिए, तो उसके अंदर स्टार्टिंग में हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में डिसाइड कर रहे हैं कि कितनी मुद्रा उसके लिए लगेगी, तो वो होता है जी हमारा इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, उसे हम कहते हैं निवेश। ठीक है जी। अब बात करते हैं जी वैश्वीकरण की। देखिए, वैश्वीकरण क्या होता है? सिंपल सी बात है कि अर्थशास्त्र में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का मिलना जुलना, ठीक है, उनके एकीकरण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है जी? वैश्वीकरण कहलाती है। यानी कि अलग अलग देशों के बीच परस्पर आर्थिक संबंध, कैसे संबंध? आर्थिक संबंध, ये किसी भी तरह का हो सकता है। वैश्वीकरण हम समझ रहे हैं बेसिकली तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, यानी विश्व को एक समाज समझना, यही कहलाता है जी हमारा वैश्वीकरण। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट सिंपली हमें छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे व्यापार अवरोधक का कोई एक उदाहरण दो। तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भाई व्यापार अवरोधक होते क्या? अवरोधक क्या होता है? अवरोधक का मतलब होता है रुकावट। आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, व्यापार करना चाह रहे हैं, उसके अंदर एक रुकावट कौन सी चीज़ आ सकती है? तो जो टैक्सेस लगते हैं आयात निर्यात इन सब पर, तो जो आयात पर कर या कोई भी आप निर्यात पर कर या प्रोडक्शन पर कर यानी उत्पादन पर कर, तो ये सारे के सारे जो टैक्स वगैरह होते हैं ये अवरोधकों का काम करते हैं। तो इनमें से कोई भी आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट है जी, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो देखिए, भारत में जो आर्थिक नीति आई, ठीक है जी, जो हमारी आर्थिक नीति थी, तो वो सबसे पहले आई थी जी 1991 में। ठीक है, एक नीति लाई जाती है जिसके तहत सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए जो नई आर्थिक नीति, सॉरी पहली नहीं, नई आर्थिक नीति लाई गई थी 1991 में। इससे पहले भी बहुत सारी आर्थिक नीतियाँ आई हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? देखिए, कुछ अर्थव्यवस्थाएँ होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ, जैसे अर्थव्यवस्थाओं के बहुत सारे प्रकार हैं, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर ये देखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित टाइप की है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है जी? मिश्रित टाइप की है। ठीक है, विदेशी व्यापार किन के बीच होता है? तो विदेशी व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच में होता है। किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी का एग्जाम्पल दो, तो टाटा मोटर्स, इस तरह का कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जी। ठीक है, अमेरिका कंपनी फोर्ड मोटर्स भारत में कब आई? तो इसका आंसर यहाँ पर बच्चे ने लिखा नहीं है। चलिए एक सेकंड के बाद देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश से वैश्वीकरण सबसे कम लागू है? सॉरी, ये क्वेश्चन है जी किस क्षेत्र से। तो किस क्षेत्र से वैश्वीकरण का सबसे कम लागू है? देखिए, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आंसर दे रखा है ये कृषि क्षेत्र। ठीक है जी, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फोर्ड मोटर्स जो है, फोर्ड मोटर्स इंडिया में कब आई? इंडिया में कब आई? गूगल कर रहे हैं हम इसको बेसिकली। तो फोर्ड मोटर्स कम इन इंडिया इन 1995। ठीक है जी, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जी 1995। ठीक है, फोर्ड मोटर्स हमारे इंडिया में आई थी 1995 में। देखिए, अगला क्वेश्चन जो हम कर रहे थे कि किस क्षेत्र से वैश्वीकरण को सबसे कम लाभ हुआ है। देखिए, अगर हम देखें औद्योगिक क्षेत्र, तो वैश्वीकरण करेंगे तो बाहर से हम मशीनरीज ला सकेंगे, बाहर से टेक्नोलॉजी ला सकेंगे। सेवा क्षेत्र में वैश्वीकरण का सबसे बड़ा रोल आप जानते हैं। लेकिन कृषि क्षेत्र जो हमारे लोकल एरिया में होना है, क्योंकि उसके लिए भूमि चाहिए और वहाँ पर किसान काम करेंगे,
तो इसमें सबसे कम लाभ हुआ है, बिल्कुल सही है कि कृषि क्षेत्र में वैश्वीकरण का सबसे कम लाभ हुआ है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश इसलिए करती हैं, किसके लिए? अधिक लाभ कमाने के लिए, कि अपनी मार्केट में उनका सामान उतना उसकी लागत नहीं हो पाती तो वो बाहर जाकर के बेचती हैं, ऑब्वियस बात। नेक्स्ट है जी, वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का क्या परिणाम होता है? तो वैश्वीकरण से लोगों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो पहली बात तो उनके लिए संभावनाएं बढ़ेंगी, और दूसरा उत्पादकों में पहले से अधिक प्रतियोगिता आ जाएगी, कंपटीशन उनका बढ़ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है जी, राष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन पर किस प्रकार नियंत्रण रखती हैं? तो जो राष्ट्रीय कंपनियां हैं वो उत्पादन पर किस तरह से जो है नियंत्रण रखती हैं? तो देखिए, सबसे पहले जो राष्ट्रीय कंपनियां होती है वो क्या करती हैं? छोटे उत्पादकों से माल खरीदती हैं, स्थानीय कंपनियों को ही खरीद लेती हैं और उन पर अपना ब्रांड नेम चिपका देती हैं। ठीक है जी, तो इसे हम कहते हैं जी संयुक्त उपकरण विधि। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करके वो नॉर्मल जो लोकल उत्पादक होते हैं उन पर कंट्रोल जमा लेती हैं और अपने ब्रांड से सामान बेचना शुरू कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, किन कारणों से भारत में आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी? तो ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण भारत को आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी? तो सबसे पहले तो राजकोषीय घाटे में वृद्धि। ये राजकोषीय नहीं है जी, ये राजकोषीय है। ठीक है, राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो रही थी, कि धीरे धीरे राजकोषीय घाटा होता है कि सरकार ओवरऑल अपना जो राजकोष है सरकार का, ठीक है, पूरे इंडिया का, हमारे देश का राजकोष जो है उसके अंदर घाटे में लगातार वृद्धि हो रही थी, तो हमने सोचा कि कुछ आर्थिक सुधार करें, अन्यथा ये घाटे में वृद्धि तो होती ही जाएगी। नेक्स्ट, प्रतिकूल भुगतान संतुलन में वृद्धि, कि प्रतिकूल भुगतान यानी ऐसी चीज़ों का भुगतान हमें करना पड़ रहा था जो हमारे लिए यूज़फुल ही नहीं थी, यानी कि ऐसे खर्चे जो ज़रूरी नहीं है या ऐसे खर्चे जो उत्पादक नहीं है, उन चीज़ों का भुगतान करने पर यानी उनका संतुलन टोटली किया जाए, तो इसके लिए जो है सुधार की आवश्यकता थी। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, कि बाहर से जो विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती हैं उसके भंडार में लगातार कमी होती जा रही थी, उसके लिए आर्थिक सुधार करना बहुत ज़रूरी था। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी, कीमतों में वृद्धि हो रही थी। ठीक है जी, इसके लिए ज़रूरी था आर्थिक सुधार किया जाए। और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का कार्य संतोषजनक न होना, जो सार्वजनिक क्षेत्र के थे, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर तो अपना था, लेकिन जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे उनका कार्य संतोषजनक नहीं था, यानी सेटिस्फेक्शन वहाँ पर मिल नहीं रही थी। इसलिए हमने सोचा कि भाई अब आर्थिक सुधार करें ताकि कुछ सेटअप हमारा सुधर जाए। ठीक है, भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना, कि हमारी जो देसी कंपनियां हैं उनको प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जाए और उनको आर्थिक सुधार करके और उनको ग्रो करने का मौका दिया जाए। ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका बताइए। सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की बहुत ही बड़ी भूमिका है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहली चीज़ परिवहन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवहन तकनीक में कई सुधारों ने दूर दूर स्थानों पर कम लागत पर वस्तुओं को भेजना संभव रहा है, तो ये प्रौद्योगिकी की ही एप्लीकेशन है। सूचना प्रौद्योगिकी में देखें तो सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार से विभिन्न देश आपस में जुड़कर तुरंत सूचना प्राप्त कर लेते हैं। आजकल तो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। ठीक है, और इंटरनेट टेक्नोलॉजी से तो व्यापार में गति आई है। गति क्या आई है? बिल्कुल एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस हो गया है बिजनेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वैश्वीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा के कुप्रभावों का उल्लेख करो। देखिए, वैश्वीकरण हुई, वैश्वीकरण किया जाना चाहिए, अच्छा रहता है, कंपटीशन बढ़ता है, लेकिन उस कंपटीशन से क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट हमारे पर पड़ते हैं, तो वो चीज़ हम जानते हैं। देखिए कि जैसे ही प्रतिस्पर्धा होती है इस तरह की वैश्वीकरण के कारण, तो छोटे जो उद्योग होते हैं जैसे बैटरीज बनाने वाले, प्लास्टिक खिलौने बनाने वाले, टायर बनाने वाले, तो इन सब की इकाइयाँ बंद हो जाती हैं। ठीक है, यानी इनके उत्पादों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो अपने ब्रांड नेम से जब चीज़ें बेचना स्टार्ट कर देती हैं तो छोटे उत्पादकों से वो चीज़ें कोई भी नहीं खरीदता। ठीक है, तो फलस्वरूप उन्हें अपनी इकाइयाँ बंद करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है, श्रमिकों की बेरोजगारी में वृद्धि हो जाती है। श्रमिकों की यानी जब टेक्नोलॉजी आ जाती है, जब प्रौद्योगिकी आ जाती है, जब इंसानों की जगह मशीनें लग जाती हैं, तो इंसान तो वेले हो जाएंगे। ठीक है, फ्री हो जाएंगे, तो श्रमिकों की बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ठीक है, और श्रमिकों को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया, यानी कि जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में काम होता है उस टाइम में श्रमिकों को रख लिया, बाकी जिस टाइम काम नहीं होता उस टाइम में उनको निकाल दिया। तो अस्थायी आधार पर इनको नियुक्त किया जाता है जैसे वैश्वीकरण की और हम बढ़े हैं। श्रमिकों को कोई संरक्षण और लाभ नहीं मिलता है। श्रमिकों का कई घंटों तक काम करना जो है आम बात हो गई अब। ठीक है, जब तक वो लगातार काम नहीं करेंगे तब तक वो कमा नहीं पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं जी हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि वैश्वीकरण की भूमिका न्याय संगत बनाने के लिए सरकार की भूमिका स्पष्ट करो। कि वैश्वीकरण जो है उसको न्याय संगत कैसे बनाया जाए कि नुकसान भी नहीं हो और हमें जो बेनिफिट हम चाहते हैं वो बेनिफिट भी मिल जाए।
तो ऐसा करने में सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए? देखिए सिंपल सी बात कि वैश्वीकरण की नई नीति के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयत्न किया ताकि पूंजी, तकनीकी ज्ञान और अनुभव का हम विश्व के विभिन्न देशों से आदान प्रदान हो सके। यानी कि बेसिकली तो देखिए अर्थव्यवस्था को अगर हम वैश्वीकरण करते हैं अर्थव्यवस्था का, तो उसका मेन उद्देश्य तो यही होता है कि एक तो पूंजी आ जाए हमारे देश में, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है दूसरे देशों के पास है वो हम ले आएँ, जो ज्ञान हमें नहीं है प्रोडक्शन के बारे में, जो भी चीज़ें हम अब तक नहीं कर पाए हैं वो हम ले आएँ, अनुभव ले आएँ। तो बेसिक सी बात है कि इनका दूसरे देशों से आदान प्रदान करने के लिए ही सरकार की नीति रहती है, बेसिकली वैश्वीकरण के लिए। सरकार ने माल के आयात पर से कई प्रतिबंध हटा दिए हैं। आयात यानी इंपोर्ट करना, यानी कि दूसरे देशों से मंगवाना, ठीक है। तो आयात पर प्रतिबंध हटा दिया, तो ये एक चीज़ थी, न्याय संगत बना दिया वैश्वीकरण को। और आयातित माल पर कर भी, टैक्स भी क्या कर दिया जी, कम कर दिया, ठीक है। दूसरा, विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहन दिया गया कि बाहर से जो विदेशी निवेशक आ रहे हैं उनको टैक्सेशन में छूट दी गई, उन पर बाउंडेशंस हटा दी गई, जो भी कागजी कार्रवाई थी उसमें उनको सहूलियत दी गई। तो इस तरह से उनको प्रोत्साहित किया गया और तकनीकी क्षेत्र को हर ढंग से उन्नत या खुशहाल बनाने का प्रयत्न किया गया कि टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो हर तरीके से हमारे यहाँ डेवलप हो जाए और बढ़िया खुशहाल हो जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर स्टार आप लगा लें, ठीक है जी। कि उपभोक्ताओं के सामने पहले से अधिक विकल्प हैं, इतने सारे विकल्प हैं, ठीक है। अब वैश्वीकरण आ गया तो यानी कि पहले से ज़्यादा विकल्प अब यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं उपभोक्ताओं के लिए। उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अधिक गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स जो है उपलब्ध हो रहे हैं, अच्छी बात है ये। लोग पहले की तुलना में उच्च स्तर का जीवन जो है वो जी रहे हैं। पहले उनको लोकल सामान के साथ लोकल लाइफ जीनी पड़ती थी, अब वो अपनी रिच लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। डेफिनेटली जब बाहर से निवेशक आते हैं, अपना नया बिजनेस कुछ भी स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ के लोगों को डेफिनेटली रोजगार भी मिलते हैं। उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की पूर्ति कराने वाली स्थानीय कंपनियां, अच्छा उद्योग अगर कोई लगा रहा है उसमें कच्चा माल जो स्थानीय लोगों से ले रहा है, तो ये स्थानीय लोगों को तो बेनिफिट ही होगा ना। तो ये स्थानीय कंपनियां जो है वो समृद्ध हमारी हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारत सरकार ने, माफ़ कीजिएगा एक सेकेंड, पानी में पी लूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, भारत सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी प्रचार और विदेशी नियमों पर अवरोध क्यों लगाए थे? देखिए ऑब्वियस सी बात है कि स्वतंत्रता के बाद हम वैश्वीकरण के लिए एक बार तैयार नहीं थे, ठीक है। कुछ टाइम के बाद हम उसके लिए तैयार हुए थे। कैसे? देखिए सबसे पहले तो विदेशी प्रतिस्पर्धा तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी थी। अंग्रेज़ों ने अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर ला करके बेचना स्टार्ट कर ही दिया था, हम लोगों को आदत पड़ गई थी। फिर भी जैसे खादी को बढ़ावा दिया गया, हमारे देशी उत्पादकों को बढ़ावा दिया गया, तो बेसिकली उस टाइम पर हम वैश्वीकरण के लिए रेडी नहीं थे, ठीक है। तो विदेशी प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों की रक्षा करने के लिए उस टाइम हमने वैश्वीकरण को इग्नोर किया एक बार के लिए, ठीक है। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग धंधों को चौपट कर ही दिया था, और स्वतंत्रता के बाद यहाँ भारतीय उद्योग स्थापित किए गए और उद्योगों के विकास के लिए विदेशी व्यापार पर रोक लगाना जरूरी था, ताकि थोड़ा बहुत तो हम अपने लेवल पर कुछ तो ग्रो कर पाएँ, ठीक है। सो स्वतंत्रता के बाद भारत जो है वो 562 टुकड़ों में था, और यहाँ परिवहन और संचार के साधन जो है वो थोड़ी सी अव्यवस्थित स्थिति में थे या अस्त व्यस्त थे, ठीक है, अस्त व्यस्त थे, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में भारत के स्वदेशी संबंध इतने सुदृढ़ नहीं बन सके थे कि भारत का जो है व्यापार विदेशों से हो सके, इसलिए हमें अपने ही लेवल पर एक बार ग्रो करना था। उस टाइम में हम संभल रहे थे बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाने के फलस्वरूप भारत में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं? देखिए वैश्वीकरण होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था को बाकी सारे देशों के लिए खोल देना, ठीक है। और उदारीकरण होता है कि जो भी हमारा टैक्सेशन सिस्टम है, जो भी हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नीतियां हैं, यहाँ पर बिजनेस करने के लिए जो भी हमारे रूल रेगुलेशन है, उनके अंदर थोड़े से कुछ रूल्स में सहूलियत दे दी जाए, यानी कि थोड़ा सा उदारीकरण, यानी कि थोड़ा सा उदार कर दिया जाए, यानी कि थोड़ा सा हम एक तरह से ये कहें कि लीनियट हो जाए उन कंपनीज के साथ, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं उदारीकरण, ठीक है। तो उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाने के फलस्वरूप निजी निवेश बढ़ाने का अधिक अवसर मिला, ठीक है। निजी निवेश जो है यानी प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उसमें बढ़ोतरी हुई। विदेशी विनिमय कोष भंडारण हुआ,
यानी कि विदेशी विनिमय कोष यानी विदेशी जो विनिमय हो रहे थे, ठीक है, यानी विदेशी मुद्रा जो आ रही थी उसके भंडार में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई और आईटी उद्योग का विस्तार हुआ। आईटी उद्योग यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ और सरकार के राजस्व में भी डेफिनेटली वृद्धि हुई क्योंकि बाहर से पूंजी आना स्टार्ट हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी, विश्व व्यापार संगठन क्या है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म अभी आपको याद रखनी है। इसके क्या कार्य है और ये वास्तव में अपने कार्य कैसे पूरा कर रहा है, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी, विश्व व्यापार संगठन WTO एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य व्यापार को उदार बनाना और मुक्त व्यापार को सुविधा देना है। बेसिकली बिजनेस ग्रो करने के लिए लोगों को व्यापार के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए ये सब चीज़ें इसके लिए बनाया गया था। इसको कार्य देखें इसके, तो विश्व व्यापार संगठन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई तो ऐसी चीज़ हो जो दो देशों के मध्य जो है झगड़ों को निपटाए, उनके बीच में रूल्स एंड रेगुलेशन तय करे कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी देखता है कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है जी। लेकिन वास्तविकता क्या है कि क्या ये वास्तव में फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा? तो वास्तविकता ये है कि विकसित देश जो है वो तो अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को उन्होंने बरकरार रखा हुआ है और दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों को व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया हुआ है कि जो विकासशील देश हैं उनके लिए तो व्यापार अवरोधकों को हटा दिया है, तो विदेशी कंपनियां आकर हमें लूट रही हैं, और जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने अवरोधक बढ़ा दिए हैं। ये कहते हैं कि हम पूंजी जो है लगाएंगे और उसे जो है कमाएंगे, लेकिन आप वाले यहाँ पर आएंगे तो हम प्रॉपर टैक्सेशन करेंगे भैया, ठीक है। यानी कि जो विकासशील देश हैं उनके लिए अवरोधकों को हटाने का काम चल रहा है और ये अपने लिए अवरोधक बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से इस तरह से यूज़ इसका किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में क्या अंतर है। देखिए, विदेशी व्यापार क्या होता है कि विदेशों से वस्तुओं को खरीदना और बेचना जो है विदेशों में या विदेशों से, तो ये तो होता है जी विदेशी व्यापार। और विदेशी निवेश जो होता है वो होता है जी अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियां मेजबान देश से धन के उत्पादन के लिए वहाँ पर इकाई अपनी स्थापित करती है, इसे कहते हैं जी विदेशी निवेश। यानी कि विदेशी व्यापार तो क्या होता है जी, कोई भी देश से सामान लेना देना, ठीक है। और विदेशी निवेश क्या होता है कि हमारे यहाँ लोकल में कोई भी बाहर की कंपनी आएगी, अपनी एक यूनिट यहाँ पर स्थापित करेगी और यहीं पर हमारा सामान बेच देगी, ठीक है। हमारे ही एरिया में अपनी कंपनी लगाकर हमारे ही एरिया में सामान को बेच देगी, ठीक है। तो उसे कहते हैं जी विदेशी निवेश। तो इसके अंतर्गत आयात और निर्यात की दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती हैं और विदेशी निवेश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश जो है वो पूंजी निवेश में आता है, ठीक है। बाहर से तो बेसिकली आयात निर्यात तो क्या ही करेंगी, वो यहाँ के लोकल सामान को यूज़ करके अपना बिजनेस करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। देखिए, सिंपल सी बात कि हमने विदेशी निवेश को आकर्षित करना है तो इसके लिए क्या क्या कदम हम उठा सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात क्या क्या कदम उठाए गए हैं इनके बारे में बताना है, ठीक है। तो सिंपली देखिए, सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है इनकी स्थापना की जा रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय यानी कि वर्ल्ड लेवल की जो है सुविधाएं वहाँ पर बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि जो है इसके लिए प्रोत्साहित किया जा सके विदेशी निवेश के लिए। विदेश आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना होता था। और विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु सरकार ने जो श्रम कानून है, श्रम यानी कि परिश्रम जिसे हम कहते हैं, ठीक है, मेहनत करना या परिश्रम करना, ठीक है, जो लेबर कानून होते हैं, ठीक है, उनमें लचीलापन लाने की अनुमति दी गई है ताकि वो आकर्षित हो सके। उन्हें कुछ ऐसे दिखे कि लिबर्टी, हाँ भाई कुछ ठीक है, संभावनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी व्यापार और विदेशी विनिमय पर अवरोधक क्यों लगाए। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया था। सबसे पहले उत्पादकों की रक्षा करनी थी, हमारे उत्पादकों की, और स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने हमारे उद्योग धंधे चौपट कर दिए थे, और ये सेम ही क्वेश्चन आ गया जी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, किन कारणों से भारत में आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले कि भारत में आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले तो राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो रही थी, प्रतिकूल भुगतान संतुलन में वृद्धि हो रही थी, खाड़ी संकट आ गया था, और विदेशी विनिमयों के भंडारों में कमी हो गई थी और कीमतों में वृद्धि हो गई थी। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विदेशी व्यापार से क्या लाभ होते हैं। देखिए, सिंपल सी बात कि जब विदेशी व्यापार किया जाता है तो उससे एक देश को विदेशी मुद्रा के अर्जन में सहायता मिलती है,
ठीक है, तो हमें विदेशी मुद्रा मिल जाती है। संसाधनों का अधिक क्षमता से उपयोग होता है और यह विकास की संभावना और रोजगार में सुधार भी लाता है और जीवन स्तर में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के प्रौद्योगिकी वैश्विक प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका रही, तो उसके महत्व पर प्रकाश डालें। तो ये सेम ही क्वेश्चन है जी, शायद ये वापस से रिपीट हो गया, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। विश्व व्यापार संगठन का अर्थ बताओ और 2 हानियों को उल्लेख करो। तो सिंपल सी बात है। अच्छा, ये थोड़ा सा देखने वाला है, ये तो हमने देख लिया था, ठीक है, कि 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों द्वारा आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर पर एक संगठन की स्थापना की गई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका कार्यालय जो है वो जनेवा में है। ठीक है जी। लेकिन इसकी हानियां क्या है कि ये विश्व के विकसित देश जो है वो विकासशील देशों के आंतरिक मामलों में दखल दे सकते हैं, एक तो। दूसरा, विकसित देश कोई भी महत्वपूर्ण फैसला स्वयं लेते हैं और विकासशील देश निर्धन देश से परामर्श भी नहीं लेते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण क्या है, इसके कोई 2 प्रभाव देखिए। विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है और वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय किया जाता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी, श्रम और इनके मध्य प्रवाह हो सके। और वैश्वीकरण के अंतर्गत विदेशी व्यापार अवरोधक हटा लिए जाते हैं, जिससे पूंजी और श्रम का आवागमन स्वतंत्र रूप से होता है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी बढ़ता है और आयात निर्यात में भी वृद्धि होती है। यानी बेसिकली 2 अर्थव्यवस्थाएं आपस में ओपन हो जाती हैं कि आप यहाँ पे करें बिजनेस करें, हम आपके यहाँ पे बिजनेस करेंगे। ठीक है जी। वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो सिंपल सी चीज़, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के भारत की अर्थव्यवस्था पर निम्न प्रभाव पड़े। सबसे पहला प्रभाव, वैश्वीकरण में भारतीय उत्पादकों को वस्तुओं और सेवाओं के अनेक विकल्प मिले हैं। भारतीय उपभोक्ताओं को कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु मिली है और विश्व स्तर की वस्तुएं और सेवाएं उन्हें उपलब्ध होने लगी है और इससे हमारा उत्पादन और रोजगार भी बढ़ा है। और इससे उत्पादकों और श्रमिकों पर, देखिए उत्पादक और श्रमिक दोनों ही जो है उन पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है, उन पर अलग अलग प्रभाव पड़ा है कि उत्पादक और श्रमिक अलग अलग तरह से अपने आप जो है अफेक्टेड इससे हुए हैं। चलिए, तो ये हमारा चैप्टर था जी, हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा 4th चैप्टर। काफ़ी चीज़ें आपको इसके बारे में क्लियर हो चुकी है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। बेसिकली वैश्वीकरण, उदारीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस टाइप से इसका इम्पैक्ट पड़ा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, मिलते हैं हमारे अगले चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।